अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कराची में ओडीआई सीरीज 2-0 से जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड नंबर 1 T20 टीम लाहौर में जाते ही एकदम कोलैप्स कर गई और श्रीलंका की ना तजुर्बेकार टीम के खिलाफ पहले T20 मैच में 64 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। 64 रन का बहुत बड़ा मार्जिन है T20 क्रिकेट में, जिससे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम ऐसा लगा कि जेल दिखाई नहीं दी, कुछ सेट दिखाई नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान ने चंद नए प्लेयर्स को शामिल किया था। वो नए तो नहीं है, कई सारी ट्राइयाँ कर चुके हैं, पाकिस्तान टीम में आ चुके हैं, परफॉर्म भी कर चुके हैं, फिर बाहर भी हो चुके हैं। अहमद शहजाद और उमर अकमल की शमूलियत आज दिखाई दी इस T20 मैच में, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे और जो एक्सपेक्टेशन उनसे थी वो नहीं पूरी हो सकी। 64 रन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने कई सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके के ट्राई किए थे कि जो माजी में बहुत कम हुए। जैसे आमिर नई गेंद से गेंद करते हैं, आज आमिर से नई गेंद से गेंद नहीं करवाई गई। टीम मैनेजमेंट ने जो कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश की उसमें इमाद वसीम को लेकर आए और उनके साथ फ़हीम अशरफ ने आगाज़ किया था। श्रीलंकन ओपनर्स ने 9.3 ओवर्स में 84 रन का आगाज़ फराम किया था और वो एक ऐसी बुनियाद रख कर चले गए थे कि जहां पर पाकिस्तान टीम को टफ टाइम मिलना ही मिलना था। गोना तिलक जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की थी, कराची में भी सेंचुरी स्कोर की थी, आज भी निफ सेंचुरी स्कोर की। अब फिर भी 165 रन श्रीलंका ने बोर्ड पर सजाए थे। जितनी तगड़ी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप दिखाई दे रही थी, उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान टीम ये टारगेट हासिल कर लेगी, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि पाकिस्तान टीम 64 रन से मैच हार जाएगी। ये वाकई कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि अपनी कंडीशंस में श्रीलंका की एक नई टीम के खिलाफ, और पाकिस्तान जो अपनी तकरीबन तगड़ी टीम खिला रहा है, फ़खर को आज मौका नहीं दिया, इसी तरीके से वहाब नहीं खेले, उस्मान शनवारी नहीं खेले, हसनैन को पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने शामिल किया और हम बार बार हसनैन का तस्करा कर रहे थे। हसनैन ने आज नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। हसनैन T20 इंटरनेशनल मैच में आज उनका डेब्यू था और हैट्रिक करने में कामयाब हो गए। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ये स्टार, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि हसनैन को मौका दो, हसनैन को मौका दो। अगर हसनैन कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी आपने जाने की इजाज़त दे दी थी, अगर वहाँ भी जो है वो आप इसलिए बुलाया कि एक गेंद हसनैन ने की थी 157 की रफ्तार से और एक गेंद की थी 155 की रफ्तार से, उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आ गया, वरना ना तो हसनैन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे जो इस वक्त मुल्क के तेज़ तरीन बॉलर हैं, ना हसनैन जो है वो कैंप लगाया गया था उन प्रोबेबल्स में शामिल थे। हसनैन को इजाज़त दी थी जाए आप खेलें कैरेबियन प्रीमियर लीग, जिस तरीके से शुएब मलिक और हफीज़ को इजाज़त दी हुई है। हफीज़ और शुएब मलिक अपना कैरियर ख़त्म करने जा रहे हैं। हसनैन पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट है कि जो बनने जा रही है, आप उसी से मैच करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो तो अगर 157 और 155 से गेंद ना करे तो आप तो बुलाते भी नहीं, आपको बुलाना पड़ गया। उसके बाद फिर पूरी ओडीआई सीरीज वर्ल्ड कप की तरह आपने बाहर बिठा के रखा, पहला T20 मैच खिलाया और यहाँ भी उन्होंने हैट्रिक कर दी। अफसोसनाक कारकर्दगी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। आज उम्मीद यही करते हैं कि अब जो 2 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी, और जो एक पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्टेशन होती हैं स्पेशली इन T20 क्रिकेट, उसी तरीके की पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कई और उमूर भी हैं जिन पर बात करेंगे। इमरान ख्वाजा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और आज एहसान मानी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए जिस तेज़ी के साथ इकदाम कर रहा है वो हौसला अफजा है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ हैं और ये तासुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही। एहसान मानी साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 14 से 18 तारीख तक शाही ख़ानदान इंग्लैंड का शहज़ादा विलियम और उनकी अहलिया आ रहे पाकिस्तान के दौरे पर, और इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पे अपनी अकेडमी में इंतज़ामात करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। डोमेस्टिक क्रिकेट की सूरत हाल तो आपके सामने ही है। बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे आपके शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड कोच, पाकिस्तान अंडर-19 टीम को रिप्रेजेंट किया और कराची की एक बड़ी क्रिकेट अकेडमी, कस्टम्स क्रिकेट अकेडमी के एक रूए रवा भी हैं, हारिस खान साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और अब आप उनके तबसरे भी टेलीविज़न पे सुनते रहते हैं। क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर भी खुद को खूब मनवाने में कामयाब हुए ज़फ़र इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र इकबाल साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिज़ भाई, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में तो हम बहुत ही तगड़े हैं, हम बहुत मुश्किल से हारते हैं, चाहे इंग्लैंड खेलने चले जाएं, चाहे न्यूजीलैंड खेलने चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया खेलने चले जाएं, इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में तो हम बहुत मुख्तलिफ टीम है, बिल्कुल नंबर 1 टीम है। और लेकिन श्रीलंका की कमज़ोर टीम के खिलाफ क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस से टॉस भी बड़ा क्रूशल जीत गए थे? नसीम, मैं तो ये कहूँगा, मुझे तो बहुत पसंद आई है श्रीलंका की टीम, बड़ी एक्साइटिंग टीम नज़र आई। सबसे अच्छी बात ये थी, देखें जो उनके सीनियर प्लेयर नहीं आए, जूनियर प्लेयर्स आए, उनमें एक भूख सी नज़र आई कि वो दे वांट टू परफॉर्म, दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ कि हमें चांस मिला है, हमें प्रूव करना है। अच्छा, कंडीशन कमो बेशतर जो है श्रीलंका की पाकिस्तान की एक जैसी हैं, गर्मी के हिसाब से ले लें, पिचेस के हिसाब से ले लें, पिच का बिहेवियर देख लें, वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके यंगस्टर के लिए, और जिस तरह से उन्होंने वनडे में भी टफ टाइम दिया, जैसे थर्ड वनडे में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, 296 आखिरी वक्तों में इफ्तिखार अगर इतना और थोड़ा सा नहीं खेलते तो हारिस सोहेल तो वो पाकिस्तान टीम मैच हार सकती थी। बहरहाल वो आप जीत गए, जीत अहमियत रखती है, लेकिन उन्होंने लड़ते हुए मैच हारा, और वही एक्साइटमेंट उन्होंने T20 में भी शो की, और जिस तरह से उनका जो टैलेंट नज़र आ रहा है, मैं तो बड़ा होपफुल नज़र आया हूँ श्रीलंका के लिए कि उनके इतने बड़े बड़े प्लेयर जाने के बाद उनके पास टैलेंट मौजूद है। जहाँ तक रही पाकिस्तान, वैसे आपने बड़े बड़े टैलेंट की बात की, जो 10 खिलाड़ी नहीं आए श्रीलंका के, आप भी इतना क्रिकेट फॉलो करते हैं, ज़रा 5 के नाम तो बताएं मुझे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो फर्नांडो, जो उनका मेन जो उनका मैंडिस, आई थिंक कप्तान, एंजेलो मैथ्यूज जो पहले वही सबसे मेन प्लेयर है, जो कि मैं आपको कह रहा हूं ना कि श्रीलंका की क्रिकेट में अब वो स्टार्स नहीं है जैसे हुआ करते थे। संगाकारा, जयवर्धने, डिसिल्वा, मुरलीधरन, वास, एक उंगलियों पे गिने जो दुनिया में पहचाने जाते थे। हम उन 10 में से, जफर भाई से भी पूछूंगा ना, ये 5 के नाम नहीं बताएंगे, मुझसे भी पूछेंगे ना, तो मैंने याद इसलिए कर लिए 5 नाम कि कहीं मुझसे पूछ लेता मैं बता दूं। उनकी क्रिकेट, अगर आप रिसेंट पास्ट में उनके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के इवेंट्स 3-4 उठा के देख लें, उनकी कहीं परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। मैं मानता हूं, ये बात मैं कह रहा हूं, आपने जो प्लेयरों के नाम है, बहुत बड़े प्लेयर थे, वो चले गए, और हर जगह पाकिस्तान में भी जो है, अब यूनुस खान के और मिसबाह के जाने के बाद आपको मिडिल ऑर्डर में कितना फ्लॉ नजर आता है, कितना गैप नजर आता है, उसके जो है अभी तक कमी महसूस हो रही है उन दोनों की। अब आप ये कह सकते हैं कि असद शफीक मौजूद है या फिर अजहर अली मौजूद है, ऐसे सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अभी तक यूनुस खान की और मिसबाह की कमी जो है को पूरा कर पाएँ। जैसा कि आपने कहा कि हसनैन को चांस नहीं मिल रहा था, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, इसी तरह मैं कहूँगा 2 आपके जो यंगस्टर प्लेयर हैं, वो बैटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक साद अली लड़का है जो उसने टूर भी किया न्यूजीलैंड का, लेकिन बगैर खेले वापस आ गया, आपने उसको सिलेक्ट किया, बगैर खेले ही उसको बाहर कर दिया। गुड प्रोस्पेक्ट। हाँ, उस्मान सलाउद्दीन है, वो भी अच्छा प्रोस्पेक्ट है उसको क्रिकेट स्पेशली। मैं यही कह रहा हूँ लॉन्गर वर्जन के लिए। फिर आप ये देखें कि फवाद आलम 11,000 रन बनाए हुए उसने, ऑलमोस्ट 11,000 से ज्यादा। एक शख्स डोमेस्टिक में 11,000 रन कर रहा है, और आप उसको पूछ भी रहे। मैं ये मानता हूं कि अब शुरू में आपने उसको गलत फॉर्मेट पे खिलाया, T20 का मेरे ख्याल से वो प्लेयर नहीं था, लेकिन वो लंबी जो क्रिकेट का जो है 4 डे क्रिकेट, 11,000 रन बना दिए, हो सकता है इस वजह से शामिल नहीं करते होंगे, इतने क्यों बना दिए तुमने? और दूसरी बात ये कि आप फिटनेस की बात करते हैं, वो उस पर भी पूरा उतरता है, और जो भी आपके कैंप लगे हैं उसने अपनी फिटनेस शो की है, अपनी परफॉर्मेंस शो की है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग हमेशा से रही है, हमारे ज़माने में भी रही है, हमसे पहले भी रही है। ये पाकिस्तान, हारून रशीद साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, और जब फवाद आलम ने एक ही कमबैक किया था मिसबाह की क़यादत में, और कहा था कि हमने टेस्ट टीम में इसलिए डाला है फवाद को, ये बात कर रहा हूँ साल पहले की, 1.5 साल पहले की, जब मिसबाह कैप्टन थे, जो एक टूर के ऊपर भेजा था और खिलाया नहीं था। तो हारून रशीद साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का कहना यह था कि हमने इसलिए फवाद आलम को डाला है कि मिसबाह के जाने के बाद ये रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन ऐसे रिप्लेस हुए वो कि उनको कहीं, उनकी कहीं प्लेस दिखाई नहीं दे रही, ऐसा रिप्लेस किया है। जफर भाई, मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इतनी आसानी से, और 64 रन T20 क्रिकेट में 64 रन, 24 रन बहुत होते हैं,
ये तो 64 रन तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने मार्जिन से हारेंगे। अच्छा, अगर नसीम मैं ये कहूँ कि देखने वाली नज़रों को तो बहुत पहले से नज़र आ गया था कि ये हो सकता है। ऑनेस्टली अगर आप कंसीडर करें तो 2 वनडे जो हम खेले उनसे श्रीलंकन से, पहले वनडे में जब उनके 5 आउट हुए 55 पे, और उसके बाद वो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया तो आपको ये आइडिया तो हो गया कि उनकी लेटर ऑन बैटिंग में डेप्थ है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। नंबर 2, जब दूसरा वनडे वो खेले तो उन्होंने आपको अपनी जो उनकी टॉप ऑर्डर थी उसने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, नियरली 300 रन स्कोर कर दिए। और हमारे अगर हारिस सोहेल उस दिन बहुत बेहतरीन क्रिकेट ना खेलता तो हम उस वनडे को भी हारने के करीब थे। रियलिस्टिकली अगर आप उन दोनों वनडे को कंपेयर करें और अगर आप बीइंग अ थिंक टैंक सोच रहे हो तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि यार ये टीम जब T20 खेलेगी, स्मॉलर फॉर्मेट है क्रिकेट का, इनको कोई हारने का डर नहीं है, इनको पता चल गया है कि पिचेस कैसी हैं, तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दूसरी सबसे नेगेटिव चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जा रही थी वो हमारी फिटनेस है, हमारी जो फील्डिंग है। जिस तरह की पैथेटिक फील्डिंग हमने वनडेज में की थी और जिस तरह के हमारा बॉडी लैंग्वेज आपको पूरे आज के T20 में नज़र आ रहा था, मैं तो सोच रहा था कि ये 200 प्लस का है। अगर हसनैन वो 3 आउट नहीं करता, हैट्रिक नहीं करता। बॉडी लैंग्वेज खराब करने में कौन कसूरवार है? जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं देखी हमने वर्ल्ड कप के जो कमबैक किया था, बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ थी पाकिस्तान की। नसीम, मजे की बात यह है कि मिस फील्डिंग होने के बाद अगर मैं अपने दांत निकाल के दिखा रहा हूं कि ओ इट्स हैपेंड ना, ये वो लोग करते हैं जो 200 रन से मैच जीत रहे होते हैं, 150 रन से मैच जीत रहे होते हैं, जब इतना क्लोज मैच चल रहे होते हैं और जब आपकी सर्वाइवल का, क्योंकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से ज्यादा स्ट्रांग है, या 200 रन से मैच जीत रहे होते हैं या मैच जीतने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बिल्कुल आपकी बॉडी, आप देखें, एक तो ये जितने भी हमारे, अब सॉरी टू से सीनियर प्लेयर्स हैं, ये फॉर द ग्रांटेड बैठे हुए हैं कि जी अब तो और ज्यादा हम स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि जो कोच है वो हमारे साथ खेला हुआ है, हमारा दोस्त है, हमारा यार है। नंबर 2, चीज़ें अडॉप्ट किस तरह की जाती हैं बीइंग अ कोच। वो लोग आए हैं पाकिस्तान, वो लोग भी 10 साल बाद ही आए हैं ना पाकिस्तान, हम तो फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, वो 10 साल बाद आए हैं, उन्होंने विद इन वीक अडॉप्ट कर ली, चीजें अडॉप्ट कर ली कि पिचेस का क्या बिहेवियर है, पाकिस्तान बॉलिंग किस तरह कर रही है, इनके टारगेट्स क्या हैं। आपसे कोई चीज अडॉप्ट ही नहीं हो रही। आपकी आज जो प्लानिंग थी, आपकी प्लानिंग, आपके 2 प्लेयर आउट हो गए, आपकी खलबली मच गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और इसको आपसे भी डिस्कस करने का मौका मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने मिसबाह उल हक, जिन्होंने 1 सेकंड भी कभी कोचिंग नहीं की, 3 साल के लिए कोच बना दिया। एक शख्स 3 मरतबा, 1 मरतबा बॉलिंग कोच, 2 मरतबा हेड कोच रहा, फिर आप बॉलिंग कोच लिया और 3 साल के लिए आपने टास्क दे दिया। एक कप्तान जिसकी चाहे T20 में उसने जब से आया नंबर 1 टीम बना के रखा, ODI क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं टीम कमबैक कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी। वर्ल्ड कप में भी हम न्यूजीलैंड जितने पॉइंट्स बनाने में कामयाब हो गए थे जिस वक्त हम क्लोज कर रहे हैं। आप उसे एक सीरीज़ के लिए कप्तान बनाते हैं, अपने डग आउट में अपने बाकी प्लेयर्स को पैगाम हम क्या दे रहे हैं कि खींचो टांगे, ये जाने वाला है। अगर हम एक सीरीज़ के लिए बना रहे हैं जिसने 2 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात बार बार हो रही है, आपने फील्डिंग में लैप्सेस देखे होंगे, इंटरेस्ट में कमी देखी होगी, इसका जिम्मेदार कौन? मैं पॉइंट टू पॉइंट आपका जवाब देता हूँ। आ जाते हैं मिसबाह पे। जब मिसबाह अपने कैरियर के आखिरी दिनों में थे तो मिसबाह और यूनुस, तो मेरी ये सजेशन थी दोनों के लिए, और मैंने शायद बोर्ड को दी भी थी, कि इन दोनों को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डेज की क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको पता है, सारा पता है कि मॉडर्न डेज के क्रिकेट में क्या होता है, टेक्निक्स क्या है, टैक्टिक्स क्या है, साइंटिफिक के तौर पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, स्ट्रेटजी क्या चीज़ होती है, तो इनको ये सारी चीज़ें पता है। और इन लड़कों के बारे में पता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जितना अभी आ रहा हूँ उस पर, तो जितना एक्सपीरियंस उन लोगों को है तो उसके हिसाब से ये मुझे सही है कि उसको मिसबाह को उन्होंने कोच बना दिया। हाँ, यहाँ हेड कोच ऑफ पाकिस्तान, हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तानी टीम में ये बात ध्यान रखें कि ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जो है मेंटोर चाहिए आपको। वो आपका जो है थोड़ी बहुत अपना प्लेयर्स, हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है कि अगर आप में किसी चीज़ की कमी है तो आप उसको, उस कमी को रेक्टिफाई करने के लिए जब NCA बनाई गई थी कि आप किसी चीज़ में कम है तो आप जाके वहाँ उस पर वर्क करें, NCA का स्टाफ जो है आपको हेल्प आउट करेगा।
वो मुझे नज़र नहीं आई। हालांकि एनसीए अपनी जगह खड़ी है, आपके पास क्वालिफाइड कोचेस भी हैं, आपके पास बायोमैकेनिक सिस्टम की लैब भी है। जो क्वालिफाइड हैं वो तो सारे 1 लाख रुपए वाले हैं, वो साइड में हो गए, मनपसंद आ गए। जब 5 लाख की बारी आई, वो जब हमारा सूबाई ड्रॉबैक coaches क्या लगे। है कि हम उनको वो मकाम नहीं दे सके। हालांकि हमने उनको काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे हैं, अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया। हालांकि लेवल 4 की सर्टिफिकेशन तो है उनके पास। आपके ख्याल में Experience- मिसबाह उल हक को, जिन्होंने आपको याद होगा पिछला पीएसएल अगर आप उठा के देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा कि आप मेंटोर बन जाएं, उन्होंने कहा नहीं अभी तो मैं खेलूंगा, और उसके बाद वो पेशावर ज़ल्मी चले गए थे और इस मार्च तक वो खेल रहे थे। 4-5 महीने पहले तक कोई कोचिंग का आइडिया नहीं। क्या आप एक ऐसे शख्स को जिसको 1 सेकंड का भी कोचिंग का आइडिया ना हो, आपने लेवल 3 किया हुआ है, किसी ने लेवल 4 किया हुआ है, कहने का मकसद है जिसको 1 दिन का क्या, 1 घंटे का क्या, 1 मिनट का क्या, 1 सेकंड का भी कोचिंग का एक्सपीरियंस ना हो, आप 3 साल के लिए हेड कोच लगा दे। एक सिस्टम होता है, आप सिस्टम से लेके आते, किसी सूबाई टीम के साथ आप अटैच करते, आहिस्ता आहिस्ता लाने का अगर प्लान होता तो यूनुस की बात भी करते थे, तो अंडर 19 की बात करते थे, नेशनल टीम की बात नहीं की। बाद वो क्रिकेट ही खेल रहा था ना, पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहा था, पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा था, कोई और दूसरा गेम तो खेल नहीं रहा था। नहीं तो खेलने में और कोचिंग में फर्क नहीं, क्रिकेट तो खेल रहा था, उसको लाजमी था। कप्तान जो अपने डिसीजन तो ग्राउंड के अंदर ले रहा होता है ना, उस वक्त तो कोच उसको नहीं बता रहा होता। हाँ, ये जरूर है कि स्ट्रेटेजी जरूर फॉर्म होती है, मैच से पहले जरूर फॉर्म होती है, सेशन टू सेशन फॉर्म होती है, तो उसमें आके जो कप्तान है वो उसका पार्ट रहता है, तो वो डिस्कस जरूर करता है। तो नो, हाँ सर्टिफिकेशन मैं जरूर कहता हूँ कि सर्टिफिकेशन शायद मिसबाह के पास ना हो, लेकिन इतना एक्सपीरियंस लेवल 2 तो करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कंप्लीट हो जाए। अच्छी चीज़ है। देखें, किसी भी चीज़ की जो एजुकेशन हासिल करना या नो हाउ हासिल करना, अपने आप को एजुकेट करना, ये अच्छी चीज़ है। मिसबाह क्यों आ गए, यूनुस खान क्यों नहीं आ सके? यूनुस खान क्यों नहीं आ सके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसकी वजह यह है कि यूनुस जैसे लोग जो है, इस जैसे नेचर के लोग, इस जैसी तबीयत के लोग, इस सिस्टम, हाँ सिस्टम कबूल नहीं करता। you're right, कि सिस्टम जो है ना उस चीज़ को नहीं, क्योंकि अपराइट किस्म का जो आदमी होगा, जो बात सही आपके मुंह पे कर देगा और आपकी गलत बात को नहीं मानेगा। और तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ कल्चर भी ऐसा है, कुछ हमारे सिस्टम में ये चीज़ है कि सिफारिश कल्चर भी है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। कहीं आपके पास सिफारिश ऐसी आती है जिसको आप रद्द नहीं कर सकते, तो उसको मिसबाह एडजस्ट हो जाते हैं जरा थोड़े से, आप ये कह रहे हैं? उसमें ठीक है, एडजस्टेबिलिटी नेचर है, यूनुस में नहीं है। अच्छा, यूनुस का ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी है। ऐसा टीम मैन कोई और है जो अपने यंगस्टर्स को इतना उठा के रखे, कोई टीम मैं में आ ये जाए? कहता हूँ, मेरा तो बिल्कुल है, और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, बहुत अरसे से उसकी एडवोकेट कर रहा हूँ उसको, कि पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ा नुकसान है अगर यूनुस को यूटिलाइज नहीं करता। यूनुस जो है, एक उसकी पर्सनालिटी में उसके बहुत ज़्यादा गुण हैं उसमें, जो कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, हम रियलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ उसकी पर्सनालिटी को इतना वो कर सकते हैं कि यार ये डर जाते हैं उससे कि ये इतना आउटस्पोकन है और इतना कुछ अपराइट आदमी है। चेयरमैन 5 मिनट इंतजार कराते तो रिजाइन करके आ जाते हैं। वो उसकी नेचर है। वो कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से जिस किस्म की उसकी सोच है, जितना मैं उसके साथ रहता हूँ, उसकी सोच पढ़ता हूँ, वो कहता है वो वाली बात है कि पाकिस्तान के लिए उसको इज्जत दे दो, पाकिस्तान के लिए उसकी जान ले लो। जफर साहब, यूनुस खान जैसा टीम मैन, मैंने यंगस्टर से पूछा, एक यंगस्टर जो है वो ये बात कहता हुआ दिखाई दिया, यूनुस भाई हमें जिस तरीके से सपोर्ट करते थे, यानी कि ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत कम होता है। तो ऐसे में यूनुस और मिसबाह को अगर कंपेयर करें तो देखिए, जहाँ तक कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑब्वियसली मैं यूनुस के साथ भी क्लब क्रिकेट खेला हूँ, मिसबाह के साथ ऐसा मेरा कोई इंटरेक्शन है नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं, मिसबाह का इंटरेक्शन टॉप लेवल पे होता है भाई। हाँ, लेकिन मेरे साथ खेला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वो मज़े की बात, मेरा आखिरी टाइम था और उसका स्टार्टिंग था, तो वो क्रिकेट तो खेला है, हो सकता है वो मुझे याद हो करता हो, मैंने उसको याद नहीं किया क्योंकि आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया था वो। मैंने बाद में देखा। लेकिन बहुत आसान सी एक चीज़ तो मैं हारिस भाई की एक चीज़ से थोड़ा सा वो करूँगा कि कोचिंग बेसिकली क्या है। कोच का काम जो है ना, वो सही, बिल्कुल सही बोला कि किसी की स्किल पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है उसको। उसके साथ उसकी टीम है, बैटिंग पे बैटिंग कोच काम कर रहा है, बॉलिंग पे बॉलिंग कोच काम कर रहा है, फील्डिंग पे फील्डिंग कोच काम कर रहा है।
बेसिकली हेड कोच का जो मिसबा इस वक्त है पाकिस्तान टीम के साथ, इसका काम है कि हाउ टू डील ऑपोजिशन, कि ऑपोजिशन के वो वीक पॉइंट्स निकालना जिसकी वजह से आपकी टीम को फायदा हो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहस बनेगी, मुझे पता है। हारिस भाई भी इसका जवाब देने को तैयार है, लेकिन मुझे फौरी क्या है कि एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी को कंटिन्यू करेंगे कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे दोनों एक्सपर्ट जिस पे बात करना चाहते हैं आते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। श्रीलंका की नई टीम, इसलिए कह रहे हैं कि 10 खिलाड़ी वहीं छोड़कर आए जो आना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान। उनके बगैर भी पाकिस्तान को 64 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया, वर्ल्ड नंबर 1 को, जो इस फॉर्मेट की बड़ी तगड़ी टीम दिखाई देती है। बात यही हो रही है कि मिसबाह उल हक नए कोच हैं, अभी पहली मरतबा उनका असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट 3 साल के लिए है, जिन्होंने 1 मिनट भी कोचिंग नहीं की थी इससे पहले। जिस शख्स ने पाकिस्तान को 2 आलमी टाइटल जिताए, वो एक सीरीज़ के लिए कप्तान है और प्रेशर भी बहुत दिखाई दे रहा है सरफराज के ऊपर। वो सब देख ही रहे होंगे, लेकिन सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस भी जिस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या वो प्रेशर की वजह फिलहाल अच्छी नहीं है जो सरफराज को अच्छी करना होगी? जफर साहब, आप बात कर रहे थे कि कोच का काम क्या है कि सामने वाली टीम की हिकमत अमली बिल्कुल क्या है? देखें, इंटरनेशनली आप जब भी देखेंगे, भले वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या क्रिकेट हो, कोच का काम मेनली है कि ऑपोजिशन को पकड़ना। जब तक वो ऑपोजिशन को नहीं पकड़ेगा, उनके वीक पॉइंट्स अपनी टीम को नहीं देगा, उस पर वर्कआउट नहीं करेगा, इनको लाइन ऑफ एक्शन नहीं देगा, उस वक्त तक आपकी सक्सेस जो है वो कंफर्म नहीं होगी। और दुनिया में अगर आप देख लें, जिसकी मैंने अभी मिसाल दी है, श्रीलंकन कोच ने क्या किया है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कंडीशंस को अडॉप्ट किया है, उन्होंने ऑपोजिशन को देखा है, उन्होंने उनकी एनालाइज किया होगा कि किस लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये देखा होगा कि पिचेस कैसा बिहेवियर कर रही हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने बैट्समैनों को जो कि बिल्कुल नए हैं थोड़ा सा ट्विक किया है और उनको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ग्राउंड में भेजा है। आप रिजल्ट आज का देख लें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नसीम, जो कोई रियलाइज ही नहीं कर रहा, आप नंबर 1 टीम है T20 की, और T20 की 8वें नंबर की टीम ने, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि 10 प्लेयर नहीं आए, मैं कंसीडर कर रहा हूं यही टीम है, 8वें नंबर की टीम ने आपको आज 60 रन से मैच हरा दिया है। किसी के कानों पे जूं रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी लोगों से कि वो तैयार हो जाएं, ऐसे बहुत सारे शो उनको देखने को मिले। 8वें नंबर की टीम है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 64 रन से ही हारे हैं। अगर बात करते हैं हारिस भाई, मैं ही कह रहा हूँ नसीम, क्रिकेट है, होता है, आप हार गए, अच्छी टीम भी हार जाती है कमज़ोर टीमों से, लेकिन मैं नहीं समझ रहा है कमज़ोर टीम है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन टैलेंटेड टीम थी जिसने अपना टैलेंट शो किया। ये टीम हम कंप्लेसेंट, शायद हम कंप्लेसेंट हो गए थे, जिसकी वजह से आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस हुई है। 3 प्लेयर आपके डबल फिगर में है, 13, 24 और 25 रन जो आपके 3 प्लेयरों ने बनाए। और 15वें ओवर में अगर तुम बॉडी लैंग्वेज देखो पाकिस्तान की और जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो वो थोड़ा सा पाकिस्तानी काफ़ी गिव अप की वजह, डाउन लग रहे थे मुझे। वजह क्या कि उनके के बहुत अच्छा स्टार्ट उनको मिल गया था, पिटाई ज़्यादा हो गई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होना चाहिए, क्या हम कमबैक किस तरह से करेंगे। फिर आपके पास जो है इफ्तिखार अहमद और अहमद शहजाद, इफ्तिखार भी टीम में जगह बनाना चाह रहा है क्योंकि उसका भी कमबैक हुआ है, अहमद शहजाद भी आया है तो उसका वो भी कमबैक करना चाह रहा है टीम में, उमर आया है वो भी कमबैक करना चाह रहा है। तो जिस तरह से अहमद शहजाद को आज मैंने खेलता हुआ देखा है, वो लगा कि मुझे वो काफ़ी अंडर प्रेशर है और वो अपना परफॉर्मेंस करना भी चाह रहा है। उसके उमर अकमल को तो देखने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, हो जाता है, पहली बॉल पे ऑन मार गया, वो आउट हो गया। अहमद शहजाद की मुझे नहीं लगा कि वो उसकी जो टांगें चलती हुई नजर आई। कितनी बड़ी गलती थी पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक की। ये तो ज़ाहिर सब ने ही प्लान किया होगा, अच्छा बॉलिंग में इसके साथ जाएंगे, बैटिंग में इसका नंबर ये होगा। फ़खर को नहीं खिलाया जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है नहीं खिलाया, इट्स ओके। फ़खर ने ODI में परफॉर्म किया था, उससे पहले उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। आपने अहमद शहजाद के साथ बाबर आजम को ट्राई किया, चले मान लेते हैं, लेकिन आप बैंक इन पे ज़्यादा करते हुए दिखाई दिए। फ़हीम अशरफ कम बैक कर रहे थे, आपने नई गेंद पकड़ा दी उन्हें आमिर के होते हुए, अमाद वसीम के साथ उन्होंने आगाज़ किया। अहमद शहजाद ने ओपनिंग की, 3 नंबर पे उमर अकमल बैटिंग के लिए हैं। आपके पास और भी कोई ऑप्शन मौजूद थे कि आपने जो नए कमबैक कर रहे थे आपने उनको शुरू में ट्राई कर दिया? क्या वो प्रेशर का सबब बने? मैं जो समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि अभी आने वाली सीरीज़ आपकी ऑस्ट्रेलिया की फिर इंग्लैंड की भी है, आने वाले दिनों में टफ सीरीज़ है। इन्होंने जो है 2-3 प्लेयरों को कमबैक कराया, ये इनको देखना चाह रहे हैं।
हसनैन का तुमने जैसे मैंने पहले भी तुम्हारे प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये एक्साइटिंग टैलेंट है, और एक्साइटिंग टैलेंट हसनैन में भी यही है कि अपने आप को प्रूव करना चाहता है, और उसमें अल्लाह ने टैलेंट दिया है। जैसा कि आपने बताया कि वेस्ट इंडीज में अबव 150 बॉल की है उसने गेम, फास्टेस्ट इन द कंट्री वो है, और इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस टैलेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जहां तक कर तो इसने बात की जफर ने कि जी वो सक्सेस के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि कोई स्ट्रेटजी नज़र आए, बिल्कुल सही बात है। देखिए सक्सेस के लिए क्या जरूरत है? प्लानिंग और प्रिपरेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। गुड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ये वो है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, आपने प्लान ज़रूर किया होगा, मिसबा ने प्लान ज़रूर किया होगा कि किस तरह से होनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि उसको अहमद शहजाद के साथ उसको ओपन कराई गई बाबर को, तो ये भी कोई स्ट्रेटजी का पार्ट होगा। ये इन्होंने स्ट्रेटजी प्लान की, लेकिन इनका जो प्लानिंग है वो कामयाब नहीं हो सकी। क्या पहले मैच में, मैं आपसे वैसे ही जानना चाह रहा हूँ कि सीरीज़ का पहला मैच था, 1-0 लीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो अगर 3 मैचों की सीरीज़ है, ऐसे में फ़खर ने जब रन कर दिए थे दोनों मैचों में, दोनों ओडीआई मैचेस जो हुए थे उसमें फ़खर ने रन स्कोर किए थे, तो आप फ़खर के साथ क्यों नहीं गए? आपको अहमद शहजाद को दूसरा मैच भी दे सकते थे। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक का कॉन्फिडेंस बहाल था, आप पहला मैच तो जीते। ऐसा नहीं होता, जब आपने दूसरे प्लेयर चेक करने होते हैं तो उनको भी पूरा चांस दिया जाता है। आप सीरीज 1-0 चले गए, आप पहले 1 अप हो जाते तो फिर चांस देते, तो अभी पाकिस्तान का कोई बुरा नहीं हुआ, इसमें इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता, अभी अगर ये नहीं करेंगे, इनको अभी नहीं चेक करेंगे, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लाएंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस, दोनों प्लेयरों के पास एक्सपीरियंस है, अहमद शहजाद के पास भी और आपका उमर अकमल के पास भी। दूसरी बात यह कि आप वैसे भी एक ओपनर तलाश कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट में आप ओपनर तलाश कर रहे हैं कि आपके पास ओपनिंग स्लॉट में कोई चीज़ कमी है। वहाँ इमाम जो है आपके पास मौजूद है, फ़खर भी आपके पास मौजूद है, शॉर्टर वर्जन के क्रिकेट में जो आपके पास है, आबिद अली मौजूद है। ये लड़के अच्छे लड़के हैं, जो कि अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं। नो डाउट कि आबिद को थोड़ा देर से चांस मिला, उस पर भी एलिगेशन लगाया हुआ था कि इन्होंने ये फील्डिंग में स्लो है, बल्कि है, इस किस्म के चार्जेस थे। उसने भी डोमेस्टिक में रन्स करके उसने जो है अंबार लगा दिए। हमारे यहाँ जो थिंक टैंक जो तुम बात करते हो, वो थिंक टैंक कौन लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या स्ट्रेटजी करते हैं, उनकी प्लानिंग क्या होती है, मुझे समझ में नहीं आता। कि लड़के सिलेक्ट होते हैं, टूर पे जाते हैं, बगैर खेले वापस आते हैं। हसनैन को लेके गए, आपने वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, आप ऐसे ही लेके आ गए, साद अली को ऐसे ही लेके आ गए, उस्मान सलाउद्दीन के साथ भी आपने एक मैच में उसको खिलाया, फिर सारी सीरीज बाहर कर दी, फिर उसको भूल गए। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत सारे अभी गिनना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई जो प्लानिंग है, नई स्ट्रेटजी जो है, ये कुछ बेहतरी लाएंगे। जहाँ तक जो जफ़र ने बात की कि कोचिंग के हवाले से बात कर रहे थे आप, कि कोच का क्या किरदार होता है। कोच का देखें, वो ये नहीं कर सकता कि बच्चे लड़के का आपके इतने इस टॉप लेवल के लड़के को जो है वो बल्ला पकड़ना सिखाए। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 एस्पेक्ट्स हैं जिस पे वो काम करता है, वो टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, उसके लाइफस्टाइल और उसका फिजिकल, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी स्पोर्ट्समैन के। मेरा ऐसा लग रहा है लाइफ स्टाइल पे ही काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आउट होकर आए मुझे समझ में नहीं आए। देखिए नसीम, ऐसे पहले भी आपके उस दौर में प्लेयर अच्छे बड़े प्लेयर भी ऐसे आउट, अजीब तरीके से आउट होके आते रहे। ये पाकिस्तान में है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्यों आउट हुए, हम किस तरह से आउट हुए, हमें इस तरह से आउट नहीं होना चाहिए। मैं बार मिसालें देता हूँ हंसी की, कि हसी ने एक मैच में, वनडे मैच में 100 किए, उसका 29 पे कैच ड्रॉप हो गया पॉइंट पे। वो वापस आया, वापस आके उसने बोला कि मुझे, अपने एनालिस्ट को बोला कि ये दिखाओ मुझे कि मेरे कैसे कैच निकला। अपना बॉडी मूवमेंट दिख रहा था, हेड मूवमेंट दिख रहा था। कोच से डिस्कस किया, मैच खत्म हुआ और कोच को ले गया, आओ मुझे प्रैक्टिस कराओ। अब उससे सवाल हुआ कि यार तुमने 100 किए, ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया, और तुम फिर उसके बाद चले गए और तुमने इतने आवर्स जाके वो की। उसने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से खेलना इतना आसान नहीं। एक तो प्राइड फील की अपनी कंट्री से खेलने की, इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया से खेलना। अगर मैं नहीं करूंगा, अगर 29 पे आउट होऊंगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। तो मुझे अपनी गलतियों को, बिल्कुल अपनी गलतियों को जो है कम करना है। हर इंसान गलती करेगा, इंसान गलती का पुतला है, गलतियों पे गलतियां करता है। लेकिन अच्छे प्लेयर कौन होते हैं? जो गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं और कम करते हैं अपनी गलतियों को।
उसको दोहराने की कोशिश नहीं करते। एवरेज प्लेयर बस वही होता है कि गलतियों पे गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से और सीखता नहीं। ये कहीं एवरेज प्लेयर तो खैर हमारे नहीं है, हम इनको एवरेज प्लेयर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीखने की जो एबिलिटी है ना, इस पे लर्न करने वाली करना, जो है, वो बिल्कुल। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ अगर इनसे कोई बात करो कि आओ यार अच्छा सेशन करते हैं तुम्हारे साथ, इस पे काम करते हैं, तो ये थोड़े से नखरे दिखाते हैं। अरे अगर 28 रन पे 5 आउट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया फिर 70 पे आउट करके घर चले जाते हैं, हम फिर 150 से 170 की पार्टनरशिप रिलैक्स होके, ये तो नसीम बहुत thinking का मज़ेदार फर्क है। बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। टीम प्लानिंग मैनेजमेंट ने की होगी ना। आपने 5 लोगों को जिनकी जगह कंफर्म नहीं थी टीम में, आपने 5 लोगों को जगह शामिल दी, किया। शामिल कर दिया। कभी किसी ने सोचा कि जो लड़का काफ़ी अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहा है, भले वो श्रीलंका की टीम हो, जिम्बाब्वे की टीम हो, एक अलग किस्म का प्रेशर होता है उसके ऊपर। आपने उन 5 लड़कों को चेंज कर दिया। और फिर मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप नंबर 1 टीम हो, आपने अगर उनको फेयर चांस देना है तो 1 से 2 3 मैचों की सीरीज है, आप सबको चांस दे लो। आप पहला मैच तो जीतो। आप समझ रहे हो कि पता नहीं हमने कितने हीरे बाहर बिठाए हुए हैं, ये बैटिंग करने जाएंगे और श्रीलंका की BC टीम आई हुई है, ये बॉल फाड़ के रख देंगे। इनकी सोच ही नहीं है वो। और जहां तक बात वो हारिस भाई कह रहे थे कि मिसबाह यूनुस, ये अंडरस्टूड बात है कि ये पाकिस्तान टीम में इतने अरसे रहे हैं, माशाल्लाह इतना परफॉर्म किया है, इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इस सीट से उठ के आपकी सीट पे बैठना, ये एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैं उस जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी तरह मैं यहाँ पे सीख रहा हूं, मिकी आर्थर, बॉब वुल्मर मुझे बता रहे हैं, लेकिन जो सिखाने की स्किल है वो उसी वक्त आएगी जब मैं उस जगह पे जाके खड़ा हूंगा। हमारे यहाँ ये किसी की बात समझ में ही नहीं आई। वो कहता है जी क्योंकि मैं अच्छा क्रिकेटर था, पाकिस्तान टीम में बहुत लंबे अरसे तक क्रिकेट खेला हूं, तो मेरे बाप दादा की मिरास है कि मैं अच्छा कोच भी हूंगा। अच्छा कोच वही है जो उस सारे प्रोसेस से उसी तरह गुजर के आए जिस तरह वो अपनी क्रिकेट के लिए गुजर के आता है। ऐसा नहीं होता, क्रिकेटर जब बनता है तो वो अंडर-19 भी खेलता है, डोमेस्टिक भी खेलता है, T20 भी खेलता है, वनडे भी खेलता है और फिर 4 डे भी खेलता है, तो जाके पाकिस्तान टीम में जाता है परफॉर्म करने के बाद। यही मैं भी बात कह रहा था कि बहुत मिसबाह को एकदम simple। पाकिस्तान टीम थी। हाँ। यूनुस खान की बात हो रही थी, जो बेहतरीन टीम मैंने उनको अंडर-19 टीम दी जाए राहुल द्रविड़ की और मेरे तरफ। ख्याल में वो यही बाय बात हो चॉइस रही था। यूनुस को इतनी समझ है कि मैंने किस तरफ से आना है, एक प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन और सिस्टम उसके बाद की समझ नहीं है ना। असल में सिस्टम की समझ भी होनी चाहिए। सिस्टम कि जो मुझे लोग रन कितना कर रहे हैं, नसीम, sorry फ्लेक्सिबल to say। होना है, कितना फ्लेक्सिबल। Very sorry to say। फॉरवर्ड आदमी है, फ्लेक्सिबल हो नहीं सकते। जो सच है वो जुबान पर है और वही दिल में। आज मजे की बात, मैं डोमेस्टिक मैच देखने गया। एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि, बल्कि अफसोस इस लिहाज से हुआ कि मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ गया था कि इतने सारे इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर स्टार्स खेल रहे हैं, वहाँ काफ़ी लोग होंगे। वही 2 कुत्ते और 3 चीलें मेरे को नजर आई। नहीं, 3 से ज्यादा होंगी। 3 से ज्यादा थी, लेकिन उस टाइम लंच ब्रेक था तो शायद कहीं गई भी हो। लेकिन यकीन करें वही सिनेरियो है, वही सिचुएशंस हैं। कोई 1 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोर देन पैथेटिक लग रहा 1 था। अरब रुपीस। लोग, आज तो विकेट भी ऐसी ग्रीन थी, उसके बावजूद कहीं एफर्ट नजर नहीं आ रहा था। मुझे साफ नजर आ रहा था कि they were doing a job for the sake of job। मैं भी आता हूं डोमेस्टिक पे। तो आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है कि हमारी टीम के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज वैसे दिखाई नहीं दे रही, फील्डिंग में अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का कैप्टन के हवाले से डिसीजन, अगर ये कहते हैं कि कैप्टन 1 साल के लिए, ठीक है, वर्ल्ड T20 अब तक अगर T20 की नंबर 1 टीम बना के रखा है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, जब तक तो सरफराज हैं, एक पैगाम कहीं ना कहीं लड़कों को कन्वे तो होता। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो अगर 11 खेल रहे हैं तो 7 की ख्वाहिश होती है मैं कप्तान हूँगा। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और अगर आप ही मौका फराहम कर रहे होगे तो आप बॉडी लैंग्वेज ख़राब करने में क्या किरदार अदा कर रहे हो? बहरहाल ये डिसीजन जो है और इस तरह से करना, मुझे इसकी साइकी समझ में नहीं आई कि आप अनाउंस करेंगे एक लिमिटेशन के लिए कि जी आप इस हद तक अभी हम एक सीरीज़ के लिए देख रहे हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे। नो डाउट के इसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रही है सरफराज की,
लेकिन आप ये भी तो देखें, सरफराज के बाद आपको कौन नजर आता है? बाबर आजम। कप्तान आप किसको चुनते हैं? उस शख्स को चुनते हैं जिसकी टीम में रिस्पेक्ट, और टीम की रिस्पेक्ट क्यों होगी? कि परफॉर्मर होगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट की चीज़ है। उसकी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, परफॉर्मर भी होना चाहिए। और हमारे यहाँ स्पेशली, आई एम सॉरी टू से, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मीडिया को हैंडल करने वाला भी होना चाहिए कि मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है। आउट ऑफ द ग्राउंड भी एक दूसरी सिनेरियो है, दूसरी किस्म की जो है वो टेस्टिंग है। एक टेस्ट क्रिकेट आप ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, एक टेस्टिंग आपके ग्राउंड के बाहर भी होती है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लर्न करनी होती है। जब ये अजहर नया कप्तान बना था तो मैंने उसको ये बोला था कि ठीक है, मुबारकबाद तुम्हें कि तुम कप्तान गए पाकिस्तान के। सर्कल के अंदर तो ठीक है, तुम्हारे अपने डिसीजन है, सब कुछ है, लेकिन सर्कल के बाहर के लिए भी तुम तैयार है ना, उसके लिए अपने आप को इक्विप्ड रखना। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर है। दूसरी बात जो आपका सरफराज की बात है, बिल्कुल सही आपका सोच है कि इन्होंने एक सीरीज़ के लिए इनके जहन में क्या है, आई एम नॉट श्योर। बाकियों को तैयार कर दिया कि तुम भी कप्तान हो, तुम भी कप्तान। आपको क्या लगता है या जफर को क्या लगता है कि सरफराज के बाद आपको कौन कप्तान नजर? देखिए, अभी जफर भाई की एक बात थी, मैं ज़रा छोटा सा जवाब इसका इसलिए दूंगा। इन्होंने बात की कि इस सीट से इस सीट पे आना एक चेंज चीज़ है। इसी तरह बाबर आजम ने जब अगर कप्तानी नहीं की है तो एकदम आप लाके नहीं बिठा सकते, आप ग्रूम करेंगे। सरफराज के अलावा दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त की मैं बात करूँ। सरफराज की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, सरफराज पे प्रेशर भी कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। वैसे परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कैप्टनशिप का ऑप्शन नहीं है उस वक्त क्या करें? नसीम, अनसीन प्रेशर्स होते हैं, मीडिया का प्रेशर होता है। विकी भाई बैठे हैं ड्रेसिंग रूम में, वो भी एक प्रेशर। अनसीन प्रेशर्स क्या होते हैं कि ये अनसीन प्रेशर है कि अगर मेरे को ये बता दिया जाए कि भाई ये आखिरी सीरीज है, आखिरी मैच है, या अगर परफॉर्म नहीं किया तुमने बैटिंग में रन करने हैं। अननेसेसरी प्रेशर जब आप पे बिल्ड होता है और आपको सराउंडिंग में नज़र आता है, आपके कानों में गॉसिप्स आ रही होती हैं, मुख्तलिफ टीम मेंबर्स आपके मुतालिक बात कर रहे होते हैं कॉर्नर्स में खड़े हुए, तो ऑब्वियसली हम भी इतनी क्रिकेट से गुजरे हैं, भले इंटरनेशनल कम खेले हैं लेकिन इन सिनेरियोज से बहुत गुजरे हैं। हमें पता है कि हर प्लेयर, कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, वो प्रेशर फील करता है। वकार यूनुस को मैंने खुद देखा है, जब वो टीम से बाहर हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको साइड मैच खेलना पड़ा था, तो यकीन करें कि उनकी जो बॉल थी उसमें कोई वर्क नजर नहीं आ रहा था और वो कह रहे थे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। देखिए, टीम से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा टीम से बाहर हो गए, तो हमने थोड़ा मेंटली, क्योंकि जो आप देख रहे होते हैं 5 स्टार होटल और जो आपकी रहन सहन होता है, जो अंदाज होता है, जो पैसे आ रहे होते हैं, उससे हटते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को मेंटली तौर पे थोड़ा सा हिले हुए देखा है। जब तक वो वापस नहीं आते, जब तक उनको मैंने हिले हुए देखा है। मैं आपको, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर देख के आ रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, आपने सरफराज की अभी बात की, सरफराज ने ये टाइम पहली मर्तबा नहीं देखा। अब तो वो लीडर है, पहले तो वो लीडर नहीं था। जब 2015 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपन करा दी गई थी, उसने परफॉर्म कर दिया, आयरलैंड के खिलाफ 100 कर दिया, फिर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजा में सेंचुरियां स्कोर कर दी 2, उसके बाद अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान टीम की मौजूदा मैनेजमेंट ने पिछले 2 वनडे की बात करूं, एक मैच में 5वें नंबर पे बैटिंग करने आए, एक में 4थे नंबर पे बैटिंग करने आए, आज भी 4थे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए। ठीक है, ड्रेसिंग रूम का माहौल उनके हक में नहीं होगा, वो तो उस वक्त भी नहीं था। एक मुझे सुनने में आया था, वकार को सलाम किया, जवाब भी नहीं दिया। लेकिन अगर वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कि आपने ही परफॉर्म करना होगा, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। आप चाहे 4 नंबर पे भी आ रहे हो, 5 पे भी आ रहे हो, तो अपने रन्स तो आप ही ने करने, या कोई और करेगा? ऑब्वियसली है, परफॉर्मेंस तो आपको ऊपर लेके जाएगी, सस्टेन कराएगी इस पोजीशन पे। और इसमें 2 चीजें हैं। देखें, जब आपकी टीम जीतती है तो आप बीइंग अ कैप्टन तो सस्टेन करते हैं, लेकिन अगर आप रन्स नहीं करते तो फिर भी उंगलियां उठती हैं। तो आपकी रिप्लेसमेंट एज अ बैट्समैन तो हो सकती है, लेकिन बीइंग अ कैप्टन नहीं हो सकती। और क्योंकि वर्ल्ड कप इतना क्लोज है, आपकी बड़ी सीरीज आगे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, इस किस्म का एनवायरनमेंट पैदा करना कि जी हम एक सीरीज के लिए किसी को अनाउंस कर रहे हैं या 2 सीरीज के लिए कर रहे हैं, माहौल तो खराब कर दिया, हेल्प नहीं करता, आपकी माहौल खराब कर दिया, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खराब किया। थैंक यू वेरी मच हारिस खान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 64 रन से हार गई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज की सभी बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज वो दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में कप्तान क्या करे?
लेकिन अगर कप्तान 4 और 5 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहा है तो चाहे कितना भी ख़राब माहौल हो, अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं रुकूंगा। सरफराज को भी इस बात का अंदाज़ा होगा, लेकिन वो ऐसा कौन सा प्रेशर है। सरफराज ने जिस वक्त मिसबाउल हक हेड कोच और वकार यूनुस बॉलिंग कोच आए थे तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बात कही थी कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब मेरे साथ मुकम्मल राब्ते में थे, अगर उसी तरह मेरे साथ राब्ते में रहेंगे तो मुझे कैप्टनशिप में आसानी होगी। कहीं ना कहीं सरफराज ने एक पैगाम दिया था और उनकी परफॉर्मेंस की झलक जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। कप्तान का कॉन्फिडेंस बहाल करने में टीम मैनेजमेंट को ही रोल प्ले करना होगा, और अगर कप्तान चाहे सरफराज हो या जो भी हो, मैं ये बात नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बनाए। आपका सिस्टम वो नहीं है कि आपके तो बाकी जो 10 बैठे हुए होते हैं या जो 13 बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में वही टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, आज की नहीं है। हमने हल्फ उठाए कप्तान को हटाने के लिए, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। यूनुस खान साहब इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम अगले दोनों मैचों में कमबैक करेगी। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।